क्या बीसीसीआई डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है? क्या बीसीसीआई क्रिकेट को खत्म कर रही है? क्या इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक राजनीति बनकर रह गया है? क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक जज्बात है, धर्म है, खासतौर से इंडिया में। और हो भी क्यों ना, क्रिकेट के सबसे ज्यादा व्यूअर हमारे देश में ही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में क्रिकेट को पसंद करने वालों की संख्या 1.1 बिलियन है। क्रिकेट को धर्म की तरह मानने वाले लोगों की इतनी संख्या भारत में होने के कारण हमारा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई इसका जमकर फायदा उठाता है। क्रिकेट की दुनिया में बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के रूप में जाना जाता है। बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि दुनिया के बाकी सभी बोर्ड एक हो जाए तो भी उन्हें अकेले टक्कर दे सकता है। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई की कुल नेटवर्थ 18,740 करोड़ रुपए है। दूसरे पायदान पर 460 करोड़ रुपए की वर्थ के साथ ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पायदान पर इंग्लैंड का वर्ल्ड क्रिकेट बोर्ड, जिसकी कुल नेटवर्थ 394 करोड़ रुपए है। लेकिन हमेशा से हालात ऐसे नहीं थे। एक समय था जब आज से 40 साल पहले जब भारतीय क्रिकेट टीम कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीत के आई तो बीसीसीआई के पास अपने खिलाड़ियों को इनामी राशि देने के लिए पैसे तक नहीं थे। लेकिन वो मोमेंटम, वो जीत, वो लम्हा जिसकी बदौलत बीसीसीआई बना क्रिकेट का किंग। बीसीसीआई अपनी इस बेशुमार दौलत का इस्तेमाल अपनी मांगे मनवाने के लिए करता है। आईसीसी का टोटल रेवेन्यू है $600 मिलियन, जिसमें से $230 मिलियन अकेले शेयर होल्डर बीसीसीआई है। दिस अमाउंट इज अराउंड 38% ऑफ द ओवरऑल। जाहिर सी बात है, बीसीसीआई इन पैसों का इस्तेमाल आईपीएल में धड़ल्ले से करता है और अपने क्रिकेटरों पर जम के पैसा बहाता है। It is the World Cup. एक समय था जब 2011 वर्ल्ड कप में भारत के सामने मजबूती से खड़ी श्रीलंकन टीम 2023 वर्ल्ड कप में महज 55 रनों पर ढेर हो गई। क्यों? क्या बीसीसीआई छोटी टीमों को खत्म कर रही है? श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा का ये बयान देखिए। साल 2007 वर्ल्ड कप में 16 टीमें वर्ल्ड कप खेल रही थी और 2023 वर्ल्ड कप में महज 10 टीमें ही क्वालिफाई कर पाई। वहीं फुटबॉल से क्रिकेट को कंपेयर किया जाए तो साल 2007 में 32 टीमें फुटबॉल खेल रही थी और 2026 फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमें खेलेगी। देखा जाए तो फुटबॉल ग्रोथ कर रहा है और क्रिकेट नीचे गिर रहा है। क्यों? क्रिकेट फुटबॉल के मुकाबले उसका पैराग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। आईसीसी बीसीसीआई छोटी टीमों के लिए क्या कर रही है? स्कॉटलैंड, बरमूडा, नीदरलैंड्स, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, कनाडा और केन्या जैसी छोटी टीमों को गायब कर दिया गया है। या यूं कहा जाए, इन टीमों को दी जाने वाली फंडिंग अकेली बीसीसीआई खा रही है। क्या बिना फंडिंग के ये देश अपनी मजबूत टीम बनाकर वर्ल्ड कप खेलने के लिए भेज सकेंगे? एटलीस्ट चाइना जैसे बड़े देश में क्रिकेट टीम के लिए फंडिंग हुई मात्र $30,000। 1983 वर्ल्ड कप से बदले की भावना से चल रही बीसीसीआई की डिक्टेटरशिप जो आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उस समय बीसीसीआई के प्रमुख थे एनपीके साल्वे। इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में भारत और वेस्ट इंडीज फाइनल खेलने जा रहे थे। एनपीके साल्वे जी ने आईसीसी से कांटेक्ट किया और बोले कि वे भी फाइनल के मैच के दौरान वहां उपस्थित रहना चाहते हैं, लेकिन लॉर्ड्स ने उन्हें मैच पास देने से मना कर दिया। अपने देश की टीम फाइनल खेल रही हो और बोर्ड के प्रमुख को ही एंट्री ना मिले, ये तो स्वाभिमान पर चोट थी। ये बात एनपीके साल्वे जी ने दिल पर ले ली और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बदला लेने की ठानी। क्रिकेट के अभी तक के 1975, 1979 और 1983 के तीनों टूर्नामेंटों का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था और होना भी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट को बनाया था ही अंग्रेजों ने। विश्व कप के टूर्नामेंट होने से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को अच्छी खासी आमदनी हो रही थी और क्रिकेट में इंग्लैंड की धाक बढ़ती जा रही थी। खैर, एनपीके साल्वे जी ने सोचा यदि भारत विश्व कप जीत जाए तो कुछ बात बन सकती है और इंग्लैंड को उसी भाषा में जवाब दे सकते हैं, और हुआ भी वही। भारत विश्व कप जीत गया। एनपीके साल्वे जी ने भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के बोर्ड के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और अनाउंस किया कि अगला वर्ल्ड कप की होस्टिंग एशिया में होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के उभरने की कहानी फिल्मी है, तंगहाली है, स्वाभिमान की जंग है और रोमांस तो है ही।
इसका एक किस्सा आप खुद देखिए। इस इंटरव्यू में 1983 वर्ल्ड कप के स्टार खिलाड़ी रहे मदन लाल ने कहा था कि भारतीय टीम को पूरे वर्ल्ड कप की फीस थी मात्र 7,500 रुपए, यानी हर खिलाड़ी को मिलने वाले थे 7,500 रुपए। लेकिन जब टीम जीत के इंडिया पहुंची तो सभी खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए दिए गए। बीसीसीआई के पास उस समय इतने पैसे नहीं थे, ये रकम जुटानी पड़ी थी और इसके लिए मदद ली गई दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की। उन्होंने टीम की जीत के बाद दिल्ली में एक कॉन्सर्ट किया और जो पैसे टिकटों से इकट्ठे हुए वो टीम को इनाम के तौर पर दे दिए गए। एनपीके साल्वे जी ने वर्ल्ड कप टूर्नामेंट एशिया में कराने का अनाउंस तो कर दिया, पर बीसीसीआई के पास सबसे बड़ी चुनौती थी पैसे की। सबसे पहले साल्वे जी ने पाकिस्तान से संपर्क किया। पाकिस्तान इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। इसके बाद तत्कालीन सरकार की मदद से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन धीरूभाई अंबानी से बात की और धीरूभाई अंबानी क्रिकेट में पैसा लगाने को तुरंत तैयार हो गए। 1983 वर्ल्ड कप के अगले ही साल 1984 में भारत ने पहले एशिया कप की शुरुआत की और दुबई में इसकी होस्टिंग की गई, क्योंकि उस समय भारत में इतने अच्छे ग्राउंड नहीं थे। इस प्रकार भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने एशिया कप में भाग लेकर सफलतापूर्वक इसे अंजाम दिया और अंग्रेजों को बता दिया कि हम भी ऐसे बड़े टूर्नामेंट होस्ट कर सकते हैं। Asia Cup, and India are the Asian Cup champions. They have won this match against Pakistan. But India are clear winners. They have won both their matches. They defeated Sri Lanka by 10 wickets. एशिया कप तो महज एक ट्रेलर था। फोकस तो उनका 1987 वर्ल्ड कप को इंडिया में होस्ट करवाने का था। एशिया के सभी देश इसके लिए पहले से तैयार थे। 1987 वर्ल्ड कप से ठीक पहले 1986 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टूर्नामेंट के स्पॉन्सरशिप टाइटल के लिए $1 मिलियन का भुगतान किया। वर्ल्ड कप के अलग अलग देशों में होस्टिंग की रोटेशन पॉलिसी का सपोर्ट किया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। एशिया के सभी देश पहले से तैयार थे और साथ में आ गए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फिर क्या था, विश्व की बड़ी बड़ी टीमें हमारे पास थी और इंडिया ने तैयारी शुरू कर दी। आईसीसी स्पॉन्सर ने इसके लिए वोटिंग की मदद ली और जब वोटिंग हुई तो 1987 वर्ल्ड कप की होस्टिंग मिली भारत और पाकिस्तान को। भारत और पाकिस्तान ने इसे सफलतापूर्वक होस्ट किया और वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया ने। यहीं से शुरू हुई बीसीसीआई की बादशाहत। ये टूर्नामेंट इंग्लैंड के बाहर आयोजित होने वाला पहला टूर्नामेंट था। साथ ही भारत में क्रिकेट को कमर्शियल तौर पर स्थापित करने की उम्मीद भी जगी। यहीं से शुरुआत हुई भारतीय क्रिकेट बोर्ड के शक्तिशाली बनने की कहानी। 1987 से 1992 तक बीसीसीआई भले ही वित्तीय उथल पुथल से गुजरा, लेकिन आगे बहुत कुछ होना बाकी था। 1992 में दूरदर्शन ने भारत में होने वाले क्रिकेट मैच के प्रसारण के लिए बीसीसीआई से 5 लाख रुपए की मांग की थी। ये रकम उस समय बहुत बड़ी थी, पर ठीक एक साल बाद ये बाजी पलट गई। 1993 में बीसीसीआई ने भारत इंग्लैंड सीरीज के टेलीविजन अधिकार ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल को बेच दिए। बदले में दूरदर्शन को इन पैसों के प्रसारण के अधिकार के लिए टीवीवीआई को $1 मिलियन का भुगतान करने के लिए मजबूर कर दिया। इस समझौते से बीसीसीआई के खाते में $6 लाख से अधिक रकम आई। इस रकम को आज से कंपेयर करें तो ये पैसे होते हैं 4 करोड़ 91 लाख रुपए से ज्यादा। इससे बीसीसीआई को आर्थिक सपोर्ट तो मिला ही, साथ ही एशियाई क्रिकेट में प्रभाव भी बढ़ने लगा। इसी के साथ बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटर ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और बीसीसीआई ने क्रिकेट के ब्रॉडकास्ट राइट साउथ अफ्रीका को $2 लाख में बेच दिए। 1993 में एक और घटना घटी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी से हासिल वीटो पावर छीन लिया गया। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड परवान चढ़ने लगा। 1996 में वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड ने कहा कि उन्हें वर्ल्ड कप का वादा किया गया है और इसके एसोसिएट को 60,000 पाउंड की गारंटी दी गई। ये रकम होती है 62 लाख रुपए से ज्यादा। लेकिन भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने एसोसिएट को 1 लाख पाउंड की पेशकश की और आयोजन की बाजी अपने हक में कर ली। इसके साथ बीसीसीआई की धमक और सुनाई देने लगी। 1996 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर भी खेल रहे थे। क्रिकेट का खुमार बढ़ाने के लिए अपने आप में ये एक बड़ी वजह थी। कमर्शियल तौर पर यह विश्व कप सफल रहा। मैचों के अधिकार और खरीद फरोख्त के पीछे थे जगमोहन डालमिया। अब वे आईसीसी पर पूर्ण अधिकार चाहते थे और उनकी ये चाहत पूरी भी हुई और अगले चुनाव में अधिकतम 16 वोटों के साथ आईसीसी के चीफ बने। इस कुर्सी पर पहुंचने के बाद बीसीसीआई के मोर पंख लग गई, चीजें बदलने लगी। 1999 में बीसीसीआई ने देश में खेले जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के प्रसारण के लिए दूरदर्शन के साथ एक रिकॉर्ड 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया। कुल मिलाकर ये सौदा 54 करोड़ रुपए का था। बीसीसीआई अमीर हो रहा था और साथ ही तानाशाही की तरफ भी जा रहा था।
साल 2007 में T20 विश्व कप का आयोजन हुआ और भारत चैंपियन बना। इसके साथ भारत ने अपना T20 अगले साल बीसीसीआई ने सिंगापुर के वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप के साथ $918 मिलियन में 10 वर्षीय ब्रॉडकास्ट कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके ठीक एक साल बाद बीसीसीआई ने सोनी के साथ $1.63 बिलियन में 9 सालों का कॉन्ट्रैक्ट किया। अक्टूबर 2009 में बीसीसीआई ने निमस कम्युनिकस के साथ अपने 4 साल के ब्रॉडकास्ट सौदे को 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से रिन्यू करने की बात की। यहां से बीसीसीआई के पास बेशुमार दौलत आने लगी। यहां तक आईपीएल के दौरान बीसीसीआई ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया और भारत के खिलाड़ियों को भारत के बाहर किसी भी देश के साथ उनकी लीग खेलने से प्रतिबंध भी लगा दिया। अब भारत किसी भी देश के साथ लीग मैच करेगा ही नहीं तो बाकी की क्रिकेट लीग के पास पैसा आएगा कहां से। एडम गिलक्रिस्ट ने जब वीरेंद्र सहवाग से पूछा कि वे दूसरे देश की लीग खेलने जाएंगे, तब सहवाग का जवाब सुनिए। Don't need. We are rich people. We don't go to poor countries. Like England. because I still remember that when I was. इस वजह से बाकी क्रिकेट बोर्ड के पास और कोई उपाय नहीं है सिवाय बीसीसीआई की बात मानने के। बीसीसीआई अपने पैसों से तानाशाही का पूर्ण इस्तेमाल करता है वर्ल्ड क्रिकेट में मनमानी करने के लिए। अपनी बात मनवाने के लिए बीसीसीआई बाकी क्रिकेट बोर्ड को खुली धमकी देता है। यदि आप हमारे पक्ष में वोटिंग नहीं करोगे तो इंडियन क्रिकेट टीम आपके साथ कोई मैच नहीं खेलेगी। इन्हीं के दम पर बीसीसीआई आईसीसी में अपने कैंडिडेट खड़ी करती है और जितवाती है। एटलीस्ट इंडिया में दुनिया के मुकाबले क्रिकेट प्रेमियों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसका दुरुपयोग बीसीसीआई धड़ल्ले से करता है। क्रिस गेल ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे जैसे कमजोर देशों की टीमों के साथ कोई मैच खेलना ही नहीं चाहता। आज हमारे देश में क्रिकेट में जितनी पॉलिटिक्स हो रही है उतनी शायद किसी और देश में नहीं होती, जिसका असर और दबाव भारतीय क्रिकेट टीम पर पूर्ण रूप से दिख रहा है। 2011 विश्व कप के बाद इंडिया बड़े मैच हारती रही है, जैसे 2014 T20 फाइनल में हार, 2015 विश्व कप सेमीफाइनल में हार, 2017 चैंपियन ट्रॉफी सेमीफाइनल में हार, 2019 विश्व कप सेमीफाइनल में हार, 2021 चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में हार, 2022 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हार, 2023 WTC फाइनल में हार और सबसे बड़ी हार 2023 ओडीआई विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों पराजित। पता है इतनी बड़ी हार टीम इंडिया को क्यों झेलनी पड़ी? पॉलिटिक्स की वजह से। 2023 विश्व कप फाइनल वानखेड़े मुंबई में होना था, पर बीजेपी सरकार ने पीएम मोदी के नाम पर बने स्टेडियम में फाइनल करवाया। एक ऐसे स्टेडियम में बड़ा मुकाबला करवाना जहां जीत हार टॉस पर निर्भर हो, क्या ये बेवकूफी नहीं है? राजनीति के नाम पर क्रिकेट की बलि चढ़ाई गई। नतीजा क्या हुआ? हमारी शर्मनाक हार हुई। बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान में जय शाह है, जो बीजेपी के गृह मंत्री के बेटे हैं। बीसीसीआई की लगाम पॉलिटिशियन और बिजनेसमैनों के हाथ में है। इंडिया मैच जीते या ना जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बीसीसीआई के हाथ में पैसा आना चाहिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों के क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्षों की लिस्टों को खंगालें तो हमें साफ पता चलता है कि क्रिकेट पूर्ण रूप से राजनेताओं के हाथ में है। और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि सभी बीजेपी के नेता हैं। ये चापलूस नेता क्रिकेट को दुनिया से गायब करने की ठान चुके हैं। इतना अच्छा होता जब वर्ल्ड कप में कम से कम 50 टीमें खेलती, फिर कोई टीम विश्व कप जीती तो उसे वास्तव में विश्व विजेता कहा जाता। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप में 55 रनों पर ऑल आउट हो जाना चिंता का विषय है। वहीं वेस्ट इंडीज जैसी मजबूत टीम का 2023 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं कर पाना क्रिकेट को खत्म करने जैसा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक समय में जाकर केवल भारतीय टीम अकेली खड़ी रह जाए और कोई सामने टीम खेलने के काबिल ही ना रहे। इस वीडियो के माध्यम से हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम अपने बीसीसीआई को नीचा दिखाएं या हमारी क्रिकेट टीम के बारे में कुछ गलत बोलें। हमें जो सच्चाई मिली हमने आपके सामने रख दी। फैसला आपका है कि आप उसे किस नजरिए से देखें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।